उसके पापा ने कार का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठा दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उसे घुटन महसूस होने लगी। वह आभूषणों से लदी थी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ, चाची, मौसी, मामी की गीली आंखें अभी भी उसे निहार रही थीं। उसका सब कुछ पीछे छूट रहा था। बचपन, अल्हड़ दिनों की शरारतें, माँ की डांट, पापा की झिड़की, स्कूल की सखियाँ जैसे उसे रोकने का अथक प्रयास कर रहे थे। छाया गौर वर्ण लंबे कद वाली युवती थी। आज उसका विवाह हो चुका था। बचपन से पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने की जैसे उसने जिद पकड़ रखी थी। उसके एमबीए करते ही अच्छे घर से रिश्ता आ गया था। कार ने गति पकड़ ली। भावी जिंदगी उसके समीप व सामने थी। ससुराल में गीत गाती औरतों ने उसे उतारा। पूर्ण रीति रिवाजों के साथ उसका गृह प्रवेश कराया। पूरे दिन उसे औरतों ने घेर रखा। उस दिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमान में डटकर बैठ गया हो। छाया का पति हर्ष निजी कार्यालय में जॉब करता था। ससुर श्रीमान जी टेलीफोन डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी थे। सास सुमित्रा गृहिणी थी। वहीं ननंद कला बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। अगले दिन छाया की पहली रसोई थी। सुबह सुबह सास उसे रसोई से अवगत करा रही थी। उन्होंने छाया को आलू निकाल कर देते हुए कहा कि आलू के पराठे व इसी की सब्जी ठीक रहेगी। मीठे में खीर बनाने की हिदायत देकर उसका हाथ बटाती रही। लगभग 1 घंटे तक रसोई महकती रही। तभी कमरे से फुदकती कला लंबी सांस भरते हुए वहां दाखिल हुई। भाभी जी, ये नाचीज कनीज आपकी सेवा में हाजिर है। हमारे लायक कोई काम हो तो बेझिझक हुक्म कीजिए। वह गर्दन झुकाती हुई बोली, नहीं दीदी, मैं कर लूँगी। छाया ने कहा, पहले अपना मोबाइल पटक कर आ, फिर आना यहाँ। सास ने कला से तेज आवाज में कहा। लगता है राजमाता जी का दिमाग यहाँ की आबो हवा में गर्म है। पर जहाँ तक मोबाइल की बात है, कयामत भी आ जाए तो हमें मोबाइल से जुदा नहीं कर सकती। गुस्ताखी माफ। कहती हुई वह तेज कदमों से हंसते हुए वह निकल गई। फिर सब खाना खाने बैठे। ससुर जी ने छाया की तारीफ में कसीदे पढ़े। हर्ष ने खीर बढ़िया बताई। सास और छाया की तरफ से तो खाना लाजवाब था। अगली सुबह जब छाया आरती करने लगी तो सुमित्रा जी भी आ पहुंची। पीछे पीछे हर्ष व कला भी आ खड़े हुए। छाया ने दीपक जलाकर आरती की थाल उठाई। सीधे हाथ से आरती करना, सास ने टोका। आश्चर्य से छाया ने मुड़कर देखा। बाएं से शुभ नहीं रहता। सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाट मॉम, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। हाथ लेफ्ट हो या राइट, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। कला माँ को समझाते हुए बोली। छाया ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे बाएं हाथ से काम न करने का उल्हाना ससुराल में मिलेगा। लेकिन मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाता। मेरा मतलब इसी हाथ की आदत है। धीमे स्वर में छाया ने कहा। कैसे नहीं होता? थोड़े दिन सीधे हाथ को काम में लोगी तो आदत बन जाएगी, कहकर सुमित्रा जी पैर पटकती हुई चली गईं। दिन प्रतिदिन छाया का बायां हाथ सासू माँ की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा था। हर्ष व कला अधिकतर छाया का पक्ष लेते थे। उन दोनों के लिए ये बात दकियानूसी थी। छाया के लिए ऐसा बर्ताव नया नहीं था। विवाह से पहले भी अक्सर उसको बाएं हाथ पर टोका जाता था। तंग आकर कला ने एक दोपहर माँ से कहा, बस मॉम, बहुत हो गया। क्यों भाभी को परेशान करती रहती हैं आप? क्या बाएं हाथ से काम करना कोई अपराध है? जब से भैया का विवाह हुआ है आप भाभी को काम करने पर टोकती ही आ रही हो। पहले बाएं हाथ से पूजा मत करो, प्रसाद सीधे हाथ में लो, बाएं हाथ से भोजन मत परोसो। इन सब बातों से कुछ नहीं होता मॉम। अब तक सुमित्रा जी अपनी बेटी को बच्ची समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। शाम को सब मिलकर घूमने निकल गए। आज जब छाया बाएं हाथ से आइसक्रीम खा रही थी, सुमित्रा जी उसके सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे हर्ष और छाया की शादी को 3 साल हो गए। कला की भी शादी हो चुकी है। आज सुबह उठते ही छाया की नज़र कैलेंडर पर पड़ी। आज 7 तारीख थी। उसके मन में अपना काम शुरू कर दिया। झट से छाया के मन में गणना की कि आज उसके गर्भ का तीसरा महीना पूरा और चौथा शुरू होता है। जबकि छाया इसी गणना को मन में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मन में इस विचार के आते ही एक भय हावी हो जाता और वह इस भय से बचना चाहती थी। छाया डरते डरते बाथरूम गई। वैष्णव स्टाइल की सीट पर बैठते ही उसका गला सूखना शुरू हो गया। उसे लग रहा था कि यदि उसे जल्दी से पानी नहीं मिला तो उसका दम घुट जाएगा। सामने ही नल था और वह पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करने लगी, फिर भी उससे उठा नहीं गया। तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठा और नीचे पूरा पेट खून से भर गया। पूरा पार्ट जो था वो खून से भर गया। ऐसा उसके साथ दूसरी बार हो रहा था। छाया की रुलाई फूट पड़ी। वह अपनी प्यास भूल गई। उसने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला और अपने पति को पुकारा। उसकी दर्द की आवाज़ सुनकर हर्ष बिस्तर छोड़कर भागे। किसी तरह छाया को संभाला और उसे कार में डालकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने छाया के गर्भ को साफ किया और घर भेज दिया। छाया फिर से खाली हाथ घर लौट आई थी। छाया की शादी को 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में दूसरी बार उसका गर्भपात हुआ था। जब वह पहली बार गर्भवती हुई थी तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी।
पति, ससुर, सास, नंद सब खुशी से झूम उठे थे, पर तब भी कहीं भीतर से छाया उदास हो गई थी। एक अनजाना सा डर तब भी उसके मन में था। उसके मन में यही डर था कि कहीं बच्चे के जन्म के समय उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस डर के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही थी। उसका खाना-पीना भी कम हो गया था। दूध और फल उसे हजम ही नहीं होते थे। केवल पेट भरने के लिए वह सूखी चपाती खाती थी। छाया के इस व्यवहार को देखकर उसकी सास सुमित्रा जी सोचती कि शुरू-शुरू में ऐसा सभी औरतों के साथ होता है, पर धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन तीसरा महीना खत्म होते ही जब छाया का गर्भपात हो गया, तो उसका रोना देखकर माँ-बेटा दोनों ही घबरा गए। डॉक्टर ने जाँच के बाद घर-बार से साफ किया और उसे घर भेज दिया। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक छाया उदास रही थी, लेकिन सास का अपनापन भरा व्यवहार और पति के प्यार में वह इस हादसे को भूल गई। 8 महीने बाद फिर छाया ने गर्भ धारण किया। इस बार हर्ष उसे लेकर डॉक्टर प्रेमा के पास पहुंच गए। डॉक्टर प्रेमा स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उन्होंने दोनों को तसल्ली दी। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने ठीक से जांच कर ली है। छाया के गर्भाशय की स्थिति जरा ठीक नहीं है। वह थोड़ा नीचे की ओर खिसका हुआ है। ऐसे में उनको फुल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा समय लेटे ही रहना है। पैरों के नीचे भी तकिया लगाकर रखना है और केवल शौच जाने के लिए उठना है। शौच जाते समय भी ध्यान रखें कि जोर नहीं लगाना है। देखो छाया, जैसा डॉक्टर बता रही है वैसा ही करना और खुश रहना है। हर्ष ने प्यार से कहा। हाँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रेमा ने भी सलाह दी। अच्छी किताबें पढ़ो, मधुर संगीत सुनो और सुगध भविष्य की कल्पना करके खुश रहो। हर्ष से कहा, डॉक्टर मेरी जान को तो खतरा नहीं है? छाया ने डरते डरते पूछा था। तुमने ऐसा क्यों सोचा? डॉक्टर प्रेमा ने पूछा। मुझे डर लगता है। किस बात का? मैं दर्द सहन नहीं कर पाऊंगी और मर जाऊंगी। सभी औरतें मर जाती हैं क्या? नहीं। तो आप इस तरह का क्यों सोच रही हैं? छाया और हर्ष खुशी खुशी वापस घर आए। माँ को सारी बातें बताई। हर्ष माँ से बोला, माँ अब छाया का ध्यान आपको ही रखना है। मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूँ, ये भी कोई कहने की बात है? सुमित्रा अब जी जान से छाया के साथ हो ली। उसे बिस्तर से बिल्कुल उठने नहीं देती। सहारा देकर शौचालय ले जाती। टॉनिक और विटामिन की गोलियां समय पर देती। बात बात पर उसे हंसाने की कोशिश करते। 3 महीने ठीक से निकले, पर चौथा शुरू होते ही फिर से छाया का गर्भपात हो गया। हर्ष एक दिन अकेले जाकर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर, अब की बार क्या हुआ? ऐसा बार बार क्यों होता है? सब ठीक चल रहा था। डॉक्टर प्रेमा ने बताया, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। अगली बार जब वह गर्भवती हो तो आप शुरू में ही मुझसे संपर्क करें। इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही गर्भपात के कारणों का पता चलेगा। दूसरी बार गर्भपात होने के बाद से छाया की उदासी और भी बढ़ गई। उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस बार हर्ष ने मन ही मन फैसला कर लिया कि ये तमाशा और अधिक नहीं चलेगा। छाया मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित हो जाए, उसके बाद ही बच्चे की बात सोची जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो वह किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। जीवन अपनी गति से चलने लगा। धीरे धीरे छाया सामान हो चली। इस बीच वह अपने भाई की शादी के लिए अपने मायके गई, तो 2 महीने रहकर वापस लौटी। मायके से लौटने पर छाया बहुत प्रसन्नचित थी। घर के कामकाज में वह अपनी सास के साथ लगातार हाथ बटाती। खाली समय में जिम भी जाती। उसकी सहेलियों का दायरा भी बढ़ गया था। एक बड़े पुस्तकालय की वह सदस्य भी बन गई थी। एक बार माइंड पावर नामक एक पुस्तक उसके हाथ लगी। उस पुस्तक में जब उसने पढ़ा कि हमारा मन हमारा कितना बड़ा मित्र बन सकता है और उतना ही बड़ा शत्रु भी बन सकता है, तो वह हैरान रह गई। अपने मन में बैठे डर का उसने विश्लेषण किया और सोचा, क्या उसका मन ही उसे माँ नहीं बनने दे रहा? क्या उसका मन ही हर तीसरे माह के समाप्त होते ही उसका गर्भपात करवा रहा है? एक दिन उसने हर्ष से इस बारे में बात की। हर्ष, इस किताब में जो भी लिखा है क्या वह सच है? इतने बड़े मशहूर लेखक की किताब है। उसकी ये किताब बेस्ट सेलर भी है। कितने ही लोग इसे पढ़कर अपना जीवन सुधार चुके हैं। मैं नहीं मानती। मैंने तो हमेशा ही बच्चा चाहा है, फिर गर्भपात क्यों हुआ? अगर मेरा मन बच्चा नहीं चाहता तो मुझे भी गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना आता था। मुझे लगता है तुम्हारा मन 2 भागों में बटा हुआ है। एक मन तो माँ बनना चाहता है और दूसरा प्रसव पीड़ा से डरता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, पर मुझे बताओ मैं क्या करूँ? छाया परेशान हो उठी थी। शादी हुए 7 साल बीत चुके थे। वह दोनों अब बच्चे की बात ही नहीं करते, पर मन ही मन रमा के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। एक रात वह हर्ष से बोली, हर्ष, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई है। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी बुआ प्रसव के लिए मायके आई थी। जिस दिन उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई उस दिन घर में कोई नहीं था। केवल मैं और बुआ ही थी। माँ और पिताजी बाहर गए हुए थे। डॉक्टर के अनुसार बुआ के प्रसव में अभी 10-15 दिन बाकी थे, पर अचानक ही उन्हें दर्द शुरू हो गया। भयानक दर्द से बुआ तड़पती रही और मैं उन्हें देखकर रोती रही। तड़पते तड़पते बुआ बिस्तर से नीचे उतर आई थी। दर्द के कारण चिल्लाने से उनका गला सूख गया था। उन्होंने मुझसे पानी मांगा, पर मैं इतनी डर गई कि ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ से हिल नहीं पाऊंगी। बुआ पानी पानी चिल्लाती रही, पर मैं उन्हें पानी नहीं दे पाई और कुछ देर बाद सब शांत हो गया। बुआ खून और पानी के ढेर में शांत सी होकर सो गई। तभी माँ आ गई। उन्हें देखकर मैं जहाँ डर कर बैठी थी वहीं चिल्लाई,
माँ देखो तो बुआ को क्या हुआ, उन्हें पानी दो। माँ ने बुआ को देखा तो पाया कि वह सदा के लिए ही शांत हो गई थी। पर मेरे नन्हे मन में ये बैठ गया कि अगर मैं बुआ को पानी दे देती तो शायद वह बच जाती। मेरा मन अपराध बोध से भर गया। तीसरा महीना शुरू होते ही वह अपराध बोध मुझ पर इस कदर हावी हो जाता है कि मैं रात में कितनी बार उठकर पानी पीती हूँ। बुआ का पानी मांगना मेरे दिलो दिमाग में छा जाता है। मेरी बुआ मेरे कारण ही बिना माँ बने ही इस दुनिया से चल बसी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि शायद अतीत का अपराध बोध और प्रसव पीड़ा का वह भयावह दृश्य मुझे डराता है और डर के मारे मेरा गर्भपात हो जाता है। पहले क्यों नहीं बताया ये सब? हर्ष बोले। बुआ की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये अपराध बोध तो मन से बिल्कुल ही निकाल दो। एक 10 साल की बच्ची किसी की मौत का कारण कैसे बन सकती है? और तुम्हारा दूसरा डर तो बिल्कुल बेकार है। उसका सामना तो हम आसानी से कर सकते हैं। हम पहले से ही डॉक्टर से बात कर लेंगे कि तुम्हारा बच्चा ऑपरेशन द्वारा ही हो। तुम्हें प्रसव पीड़ा होगी ही नहीं। अगर डॉक्टर नहीं मानी तो जरूर मानेंगी। जब तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। दूसरे दिन ही छाया और हर्ष डॉक्टर निहारिका के पास पहुंचे। डॉक्टर निहारिका एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उनके पास जच्चा बच्चा से संबंधित एक से एक कठिन केस आते थे। अनुभवों के आधार पर वह इतना ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी कि जब छाया और हर्ष उनके पास सलाह के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले छाया के पिछले सभी गर्भपातों के बारे में जानकारी हासिल की और छाया के लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट लिख दिए। जब टेस्टों की रिपोर्ट आई तो उन्हें पता चला कि छाया को टैक्सोप्लाज़ा है। डॉक्टर ने बताया कि रूबेला और टैक्सोप्लाज़ा की ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो किसी गर्भवती महिला के लिए घातक होती हैं। रूबेला अगर गर्भवती स्त्री को हो तो उसके कीटाणु पेट में पल रहे शिशु तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। पर छाया के खून की जांच के बाद पता चला कि उसे टैक्सोप्लाज़ा हुआ है। ये खून में फैला हुआ इन्फेक्शन है जो गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए घातक होता है। छाया के साथ भी यही हो रहा था। डॉक्टर ने छाया को सलाह दी कि अगली बार गर्भ का निश्चय होते ही वह तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाए। छाया के गर्भ ठहरते ही डॉक्टर निहारिका नर्सिंग रूम में दाखिल हो गई। डॉक्टर ने शुरू से ही छाया को उचित दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। देखते ही देखते 4 महीने सही से निकल गए। अब तो छाया पूरी तरह आशा से भर गई थी। डॉक्टर की निगरानी, उचित दवाओं और अपने सकारात्मक विचारों और भावनाओं के कारण छाया के 9 महीने पूरे हुए। पूर्व निश्चित समय पर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जीता जागता रोता चिल्लाता प्यारा सा बच्चा उसकी गोद में थमा दिया। छाया को लगा उसका जीवन की सारी खुशियाँ पा ली हैं। तो अब बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद आप सब।